मैं शैलेंद्र कुमार सिंह आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके विषय में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद आप उस पर ज़्यादा समझने का प्रयास नहीं किए होंगे। लेकिन आज जानिए राष्ट्रवाद क्या है। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि अपने राष्ट्र के प्रति यह प्रेम जब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है तो बहुत सारे देशों में, यहाँ तक कि हमारे देश में भी बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने जान की बाजी लगा दी। इसमें आप भगत सिंह का नाम ले सकते हैं। तो राष्ट्रवाद है क्या? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा चीज है राष्ट्र क्या है। राष्ट्र आप जानते हैं कि राष्ट्र एक देश होता है, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, बहुत सारी सदियों बीतने के बाद राष्ट्र का निर्माण होता है। उसके अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, तब एक राष्ट्र का निर्माण होता है। स्टेट्स जनरल क्या है? स्टेट जनरल जो फ्रांस की प्राचीन संसद थी कभी पहले, यह फ्रांस की प्राचीन संसद थी जो 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी। कालांतर में इसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। 1789 के क्रांति के पहले यह स्टेट जनरल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट चीज है वियना कांग्रेस क्या है। मैं आपको ये सब खंड खंड में बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे शब्द जब आप यूरोप का राष्ट्रवाद डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे शब्द आपके सामने आएंगे। वियना यह एक स्थान का नाम है, एक राजधानी है जो आज के वर्तमान समय में यूरोप महाद्वीप का देश है ऑस्ट्रिया। उस ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना। और यहाँ पर एक कांग्रेस हुआ था, एक बैठक हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था यूरोपीय देशों का। यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो 1815 में वियना में आयोजित किया गया था। तभी से इसको वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जैसे आप भारत के इतिहास में बहुत सारे क्या कहते हैं चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पूना पैक्ट आप पढ़ते हैं, तो पूना पैक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूना में हुआ था, इसलिए इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। इसी तरह से यह वियना कांग्रेस में था। नेक्स्ट चीज है नेपोलियन कौन था। नेपोलियन के बारे में मैं पिछले कक्षाओं में कई बार आपको बता चुका हूं। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था और इसका जन्म 15 अगस्त 1769 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट दिखने में बिल्कुल लड़कियों जैसा लगता था और जमीन पर ही किले बनाता था और तोड़ता था। और आगे चल करके यह नेपोलियन बोनापार्ट मात्र 24 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का सेनापति बन गया और धीरे धीरे उसने अपने देश के लिए कई लड़ाइयां जीती और
उन लड़ाइयों को जीतने के बाद आगे चल करके एक समय फ्रांस की जो बागडोर थी वह नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में आ गई। नेपोलियन बोनापार्ट इतना शक्तिशाली सम्राट बना, उसने यूरोप के इतिहास को, यूरोप के राजनीति को, यूरोप के समाज को इतना अधिक प्रभावित कर दिया कि उसके बारे में एक जुमला चल गया था उन दिनों कहा जाता था कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो छींक पूरे यूरोप को आती है। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने कार्यों से पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया था, लेकिन अंततः नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में इंग्लैंड के हाथों वाटरलू के मैदान में पराजित हो गया और फिर एक बार फ्रांस के अंदर एक राजतंत्रीय व्यवस्था आ गई। बोनापार्ट तक का जिक्र किया था, जिस नेपोलियन बोनापार्ट को सर विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त जैसा बताया था। समुद्रगुप्त जो गुप्तकालीन शासक था, उसकी तुलना सर विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। आज मैं आपको कुछ शब्दावलियों के बारे में बताऊंगा, जो शब्द आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है उसमें कई जगहों पर मिलेंगे और इन शब्दों का अर्थ समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें पहला चीज है उदारवाद। उदारवाद क्या है? आमतौर पर हम लोग उदार का मतलब ऐसे व्यक्ति को समझते हैं जो बहुत दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, कोऑपरेट करता है, उसको हम उदारवादी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उदारवाद का मतलब यह नहीं है, बल्कि यहाँ पर उदारवाद का मतलब यह है, यह लातिनी भाषा के मूल्यों पर आधारित एक विचारधारा है जिसका अर्थ है आजादी। ये आजादी को परिभाषित करता है और उदारवाद से ही उदारवादी शब्द का जन्म हुआ है। उदारवादी तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि जो विकास की गति है वो बहुत धीमे हो, ये बहुत तेजी के साथ विकास चाहते हैं। और उदारवाद और रूढ़िवाद ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। दूसरा शब्द है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद में उदारवाद के बिल्कुल उल्टे समझा जाता है। रूढ़िवाद का मतलब होता है ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपराओं द्वारा स्थापित संस्थाओं और रीति रिवाजों पर जोर देता है, तेज गति से बदलाव के बजाय क्रमशः धीरे धीरे विकास को वरीयता देता है। आपको मालूम है कि हमारे देश में अंग्रेजों के आने के पहले, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अंग्रेजों के आने के पहले हमारे देश में संस्कृत, फारसी इन सब भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि संस्कृत का भी प्रभाव था और मुसलमानों के आने की वजह से फारसी, अरबी का भी प्रभाव था। लेकिन अंग्रेज हमारे देश में कुछ परिवर्तन चाहते थे और वह एक तरह से यहाँ की शिक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव चाहते थे, ताकि उनको ऐसे भारतीय लोग मिलें जो उनके संस्थाओं में काम कर सके। उसके लिए उन्होंने लॉर्ड मैकाले जैसे व्यक्ति को नियुक्त किया और लॉर्ड मैकाले ने भारत के लोगों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन किया। लेकिन लॉर्ड मैकाले का बहुत ज्यादा भारत में विरोध हुआ, क्योंकि जो हम भारतीय लोग थे अपनी परंपरा से, अपने लोकाचार से, अपनी संस्कृति से बिल्कुल बच करके रहना चाहते थे। लेकिन जो भारत में नवजागरण के जनक थे राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड मैकाले को भरपूर समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि भारत के लोगों का भाग्योदय तभी होगा जब यहाँ के लोग
पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएंगे, पाश्चात्य शिक्षा को अपनाएंगे, और उन्होंने उसका पूरा समर्थन किया। तो यह रूढ़िवाद हमारे देश में तो कूट कूट के भरा हुआ है, चूंकि हमारा देश जो है बहुत सारे धर्मों का देश है, और किसी नए चीज को अंगीकार करना हम भारतीयों के अंदर जो रूढ़िवादी लोग हैं उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इसके उदाहरण रह करके देखने को भी मिल जाते हैं। दूसरा चीज है नारीवाद। नारीवाद यह महिला सशक्तिकरण था उस जमाने का जिस समय यूरोप में धीरे धीरे राष्ट्रवाद का लहर आना शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय के यूरोप में नारियों को या महिलाओं को भी जो है पुरुषों की तरह से अधिकार नहीं मिले थे। तो नारीवाद का मतलब स्त्री पुरुष के बीच लैंगिक आधार पर विभेद को त्याग कर सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहा जाता है। मतलब उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर तरफ से उनको सशक्त बनाया जाए। दूसरा चीज है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको मालूम है कि संसार में बहुत सारे निरंकुश शासक हुए हैं। वो हमारे देश में भी रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों में भी रहे हैं। तो निरंकुशवाद का मतलब है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे राजाओं ने यूरोप महाद्वीप में भी और एशिया महाद्वीप में भी शासन किया है जिनके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, और वह जो है बड़े ही स्वेच्छाचारिता से निरंकुशता पूर्वक शासन किए। तो ऐसी व्यवस्था को निरंकुशवाद कहा जाता है। इतिहास में ऐसे राजशाही को निरंकुश सरकार कहा जाता था। निरंकुश सरकारें तानाशाही को जन्म देती हैं। हिटलर और मुसोलिनी इसके उदाहरण हैं। आगे चल करके यही तानाशाही जब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई तो उसके उदाहरण हमें देखने मिलने शुरू हो गए, और उसमें हिटलर का नाम आता है, मुसोलिनी का नाम आता है, इदी अमीन जैसे लोगों, तानाशाहों का नाम आता है, जिन्होंने अपने जनता के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, क्योंकि इनके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने दूसरे वीडियो में आपको हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के बारे में जिक्र किया था। निरंकुशवाद के विषय में भी आपको बताया था, और वहीं से मेरा दूसरा वीडियो समाप्त हुआ था। मैं अपने तीसरे वीडियो में आपको आज यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी, और फ्रांसीसी क्रांति में लोगों की मांग था कि राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए। तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को लाने में सबसे बड़ा योगदान फ्रांसीसी क्रांति की थी, जो 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किले पर आक्रमण करके शुरू हुई। तो सबसे जरूरी चीज क्या थी? सबसे जरूरी चीज थी सामूहिक पहचान बनाने के लिए जो कदम उठाए गए। सामूहिक पहचान का मतलब जैसे किसी भी देश के नागरिक का जो सामूहिक पहचान होता है, वह ऐसा नहीं है कि वह अगर अपने बारे में परिचय देता है तो सबसे पहले बताता मैं इस धर्म का हूँ या इस जाति का हूँ। वह सबसे पहले अपने नेशनलिज्म को बताता है, अपने राष्ट्रवाद को बताता है, या अपने नेशनलिटी को बताता है, राष्ट्रीयता को बताता है। तो उसके लिए क्या कदम उठाए गए फ्रांस के अंदर? पहला चीज, प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। दूसरा चीज, फ्रेंच भाषा को राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया गया। फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांसीसी। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो सके। चौथा चीज, आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, और
भार माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। कॉलेज की छात्रों द्वारा भी समर्थन के रूप में एक क्लब का गठन किया गया, जिसे नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। जैसे फ्रांस में दो तरह क्लब के उन दिनों हुआ करते थे, एक जैकोबिन क्लब और दूसरा जिरोंदिस्ट क्लब। एक में गर्म विचारधारा के लोग थे और दूसरे में नरम विचारधारा के लोग थे। जिस तरह से क्रांति के दिनों में या नेशनल मूवमेंट के दिनों में हमारे भी देश में इस तरह की व्यवस्था रही है।